हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें हम 1 अगस्त से लेकर 15 ऑफ नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स है, सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पहले ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को उनकी पूरी डिटेल के साथ में देख रहे हैं। पूरा सेशन अच्छे से देखिए। इसकी टेस्ट कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा उसको टेस्ट भी मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। ठीक है, चलिए आवाज बराबर से आ रही है, यहाँ पर मैं चेक कर लिया मैंने भी। ठीक है, एक बार प्लीज टीम चेक कर लेंगे यहाँ पर में कि आवाज जो है वो मेरी तरफ में जो रिटर्न आ रही है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा एक बार प्लीज। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो पॉइंट है उसकी तरफ में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले, ठीक है, हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा कोट देख लेते हैं यहाँ पर में। कोशिश, ये एक शब्द जो है ना, कोशिश, ठीक है, करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो क्या आप कोशिश करने के लिए तैयार हो? कोशिश करने के लिए तैयार हो आप लोग? ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने कोशिश ही नहीं की, मान लीजिए कि आप टीआरई की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, और मान लो आप एडीयू की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की, और आपने कोशिश ही नहीं की कि आप फर्स्ट रैंक ला लो या टॉप 100 में आ जाओ, टॉप 10 में आ जाओ, आपने कोशिश ही नहीं की, तो क्या आपको लगता है कि आप आ पाओगे? आपने कोशिश ही नहीं की, आपने फॉर्म ही नहीं भरा, या आपने जो है एक ट्राई ही नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है आप कर पाओगे? तो आज जो है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसका एक ट्रायल लेना है। ये पूरा सेशन अच्छे से देखिए, इसके ऊपर में एक टेस्ट होंगी आप लोगों की, वो टेस्ट आप लोगों ने देना है, और मैं आप लोगों के लिए उसमें मल्टीपल अटेम्प्ट खोल दूंगा। जितने बार चाहो उतने बार अटेम्प्ट देना, जब तक पूरे नंबर नहीं आते उतने बार अटेम्प्ट देना। क्या आप तैयार हो? मुझे एक बात बताइए यहाँ पर मैं, अगर आप तैयार हो तो मैं यहाँ पर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट आपके लिए खोल दूंगा। अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बताइए। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 2000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। जितने भी बच्चे हैं उन सभी को शुक्रिया, उनका ये पूरा सेशन उनको समर्पित। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसके अंदर में ये बोला गया है आप लोगों से कि व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ रिसर्च सेंटर। ठीक है, चौथा जो रिसर्च सेंटर है भारत के द्वारा जो खोला जा रहा है अंटार्कटिका में, उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, मैत्री टू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। आपके आने वाली केवीएस एनवीएस एग्जाम के अंदर में, टीआरई में, एईडीओ में, सभी जगह पे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए दक्षिण गंगोत्री और मैत्री पहले से ही मौजूद है अंटार्कटिका में। भारत के रिसर्च सेंटर पहले से ही है। अभी जो है मैत्री 2 खोलने की योजना बना रहा है भारत, मैत्री 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों को देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं कि भारत का सबसे पहला जो खोला गया था एक रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका के अंदर में। अंटार्कटिका में कितनी पॉपुलेशन है अंटार्कटिका की? 0, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, कोई मानव आबादी, परमानेंट मानव आबादी नहीं है वहां, केवल रिसर्च वगैरह के लिए लोग जाते हैं। तो दक्षिण गंगोत्री 1983 में, अब इसको बंद कर दिया गया है। मैत्री खोला गया था 1989 में, भारती खोला गया था 2012 में। अब मैत्री का ही एक और एडवांस वर्जन मैत्री 2 खोला जा रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। जल्दी से लिख दो कमेंट के अंदर में, ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। आप देखिए, रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, इसका उद्घाटन किया गया है। भूटान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने खुद ने यहाँ पर में, हमारे भारत के एक केंद्रीय मंत्री है किरेन रिजिजू जी, उनके साथ में इसका उद्घाटन किया है। कहां पर में किया है? रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल। भारत और बुद्ध जो भूटान है उसकी जो संयुक्त वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बताइएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों का। तो आंसर इसका हो जाएगा राजगीर। देखिए मैं आप लोगों को फ्रेंड्स हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताता चलूंगा। आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है भूटान के जो आए थे, उनका नाम है शेरिंग, ठीक है, टोकबे। ठीक है, शेरिंग टोकबे इनका नाम है। ये टी को साइलेंट रखना है आप लोगों ने, ठीक है, टी को नहीं पढ़ना है, शेरिंग टोकबे। ठीक है, तो शेरिंग टोकबे जो है भूटान के प्रधानमंत्री है, ये आए थे। इनके नेतृत्व के अंदर में ये रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल का राजगीर के अंदर में उद्घाटन किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो सकता है आज की टेस्ट में भी आप लोगों को दे दूं मैं, तो इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। आपको बोला गया अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है उसके अनुसार, ठीक है, 2023 की रिपोर्ट अभी अभी आई है 2025 में जाके। 2023 का डाटा जो है उसके शिशु मृत्यु दर
कितनी थी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि बच्चे का जन्म हुआ और वो 1 साल का हुआ, ठीक है, उसमें हर 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? ओके, ऑन एन एवरेज पूरे भारत के अंदर में 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? 2023 का डेटा है ये। और ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि 25 जो है बच्चे, हर 1000 में से 25 बच्चे हैं, उनकी मृत्यु 1 साल से 0 से 1 साल के बीच में हो जाती है। इस आंकड़े को हमें कम करना है। ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, 100 से भी ज्यादा हुआ करता था 90 के दशक के अंदर में। फिर धीरे धीरे कम कम करते 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 हम लोग 25 तक लेकर आए हैं, लेकिन और कम करने की जरूरत है। ये दिखाता है कि हमारे भारत के अंदर में मेडिकल कंडीशंस कैसी है, या शिशु केयर कैसे दिया जा रहा है, मातृत्व जो है सुविधाएं कैसे दी जा रही है। तो 0 से 1 साल के अवधि के अंदर में हर 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो यहाँ पर में ये चीज दिखाता है। तो 25 है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा ये आप लोगों का। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और चीज है, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर में आया था कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड सेंसस कमिश्नर, इसका पूरा नाम है, ठीक है, सेंसस करता है तो उसको सेंसस कमिश्नर बोल दिया जाता है, और बाकी डेटा के लिए इसको रजिस्ट्रार जनरल बोला जाता है, वो उस डिपार्टमेंट को। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अधीन आता है जिसने ये डाटा जारी किया है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, ये डेटा जारी किसने किया है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जनसंख्या कराने की जिम्मेदारी कौन से मंत्रालय की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गृह मंत्रालय की है, होम मिनिस्ट्री की, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये वाला आप लोगों का। ओके, चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे 1000 के टारगेट से बहुत ज्यादा पास पहुंचते जा रहे हैं। 2200 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग। आपके लिए अभी एक बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज है थोड़ी देर के अंदर में। ओके, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित होगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप बताइए 2026 का जो G20 शिखर सम्मेलन है कौन सा देश आयोजित करने वाला है? ठीक है, तो G20 2026, ठीक है, ये आयोजित करेगा यूएसए, अमेरिका। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, रोटेशन में चलता है, अमेरिका आयोजित करेगा। भारत ने 2023 के अंदर में इसको आयोजित किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। उसके बाद में जो है 2024 का ब्राजील ने किया, ठीक है, 2025 का साउथ अफ्रीका ने किया, और 2026 का यूएसए करेगा। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। G20 ये 20 सबसे बड़ी जो उन्नत अर्थव्यवस्था है उनका ग्रुप है, भारत भी इसका मेंबर है G20 का, ठीक है। अब एक चीज है मैं आपको बताता हूं, एक होता है ट्रॉयका। देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना है ना आप लोगों ने एग्जाम के अंदर में। अब देखिए यहाँ पर में ट्रॉयका क्या होता है ये समझिए आप लोग। ट्रॉयका ये फैक्चुअल पॉइंट आपको बता रहा हूं, हर बार जो करंट प्रेसिडेंट होता है उस देश का मतलब उस साल का, वो, ठीक है, अभी फिलहाल में 2025 की प्रेसिडेंसी किसके पास में है? साउथ अफ्रीका के पास में है, ठीक है। उससे पहले वाला 2024 की प्रेसिडेंसी थी ब्राजील के पास में, और उसके बाद वाला, ठीक है, इनकमिंग प्रेसिडेंसी यूएसए। ये तीन मिलकर ट्रॉयका बनाते हैं, ट्रॉयका, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? ट्रॉयका। तो 2025 का ट्रॉयका क्या था? ये क्वेश्चन बनता है, ट्रॉयका क्या था 2025 का? 2025 का ट्रॉयका था ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएसए। बस इतना याद रखो आप लोग, लिखो जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, बाकी बच्चे देखना सोचते रह जाएंगे ट्रॉयका मतलब क्या होता है, और आप लोग ट्रॉयका का आंसर लगा के आओगे एकदम, ठीक है। तो ट्रॉयका प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी फ्रेंड्स। ट्रॉयका मतलब होता है तीन जो देश, पहला जिसकी जो अभी फिलहाल में प्रेसिडेंट है जैसे ब्राजील, ठीक है, साउथ अफ्रीका, उससे पहले वाला ब्राजील, और उसके बाद वाला यूएसए, ये ट्रॉयका बनाते हैं। ओके, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। विच कंट्री प्रपोज द नेम मोन्था फॉर द साइक्लोन एंड व्हाट डज इट मीन? ठीक है, कौन सा देश है जिसने चक्रवात जो अभी आया था मोन्था नाम से, उसका नामकरण किया था, और इसका अर्थ क्या होता है ये भी बता देंगे आप लोग। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। मोन्था, तो मोन्था जो है फ्रेंड्स, ये शब्द जो ये साइक्लोन का नाम दिया गया था, ये थाईलैंड ने दिया है। हर बार क्या होता है, कोई ना कोई एक देश होता है जो इसका नामकरण करता है। तो मोन्था नाम का जो साइक्लोन है उसका नामकरण थाईलैंड ने किया था, जिसका मतलब होता है सुगंधित फूल, या फिर एक और होता है ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, फ्रेग्नेंट फ्लावर या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर उसका नाम होता है, उसका मतलब होता है मोन्था का थाई भाषा में। तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था, और थाई भाषा में इसका मतलब होता है सुगंधित फूल, ठीक है, या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के भी कई सारे इलाकों को इसने प्रभावित किया था, दक्षिण भारत के इलाकों को, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत के इलाकों को इस साइक्लोन ने,
ठीक है, तो मोन्था नाम थाईलैंड ने दिया था, जिसका मतलब सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल होता है। ठीक है, फ्रेग्नेंट फ्लावर या ब्यूटीफुल फ्लावर, इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लिख देंगे मोन्था नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने। अब ऐसा ही एक और हाई लेवल क्वेश्चन कराओ आपको, जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग। मोन्था वाला चलो फिर भी न्यूज में था तो लोगों ने कर लिया, लेकिन अब एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछेगा, जो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन कोई बच्चा स्किप करके नहीं जाएगा, पूरा टकटकी लगाकर पूरा एक साथ अच्छे से समझ लीजिए ये वाली बात। ठीक है, मैप के जरिए हर चीज आपको समझाता हूं मैं यहाँ पर। मैं देखिए, हाल ही में जैसे मोन्था हमारे भारत के अंदर में है, वैसे ये कैरिबियन क्षेत्र के अंदर में, कैरिबियन मतलब आपका अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन, उसके पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड है उनको कैरिबियन क्षेत्र बोला जाता है, कैरिबियन आइलैंड, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। वहां पर में एक तूफान आया, उष्ण कटिबंधीय तूफान वहां पर में आया, आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जिसने हैती और डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक जो है, वहां पर में कई लोगों की जान ले ली, हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार इस तूफान की जो है, ये जो बेसिकली है, इसको इसके बड़े और तूफान में बदलने की आशंका थी और उसने बहुत तबाही भी मचाई। इसका नाम क्या है? ठीक है, बताना है आप लोगों ने। कैरिबियन क्षेत्र में, हैती में, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर में, जमैका के अंदर में बहुत तूफान मचाया उसने, बहुत ज्यादा तूफान। इसका नाम है मेलिसा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखो याद हो जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। तो हरिकेन नाम से एक जो है तूफान आया, मतलब मेलिसा नाम से एक हरिकेन आया। ठीक है, अब क्योंकि वहां उस क्षेत्र में साइक्लोन को हरिकेन बोला जाता है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये इधर साइड में अटलांटिक ओशन में, अफ्रीका के पश्चिमी कोने में, यहाँ पर में वो जनरेट हुआ पहले, फिर पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करते 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 और ज्यादा वो ताकतवर हुआ और इस क्षेत्र के अंदर में तबाही मचा दी उसने। इस क्षेत्र को मैं जूम इन करूँ थोड़ा सा, इस क्षेत्र को जूम इन करूँ, ठीक है, अगले स्लाइड के अंदर में इसको पूरा का पूरा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहां पर में आप लोग देखिए, ये है हैती, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, बहुत सारे लोगों की जान ले ली इसके ऊपर में, इस पूरे आइलैंड के ऊपर में। ठीक है, यहां पर में आप जमैका देख सकते हो, क्यूबा देख सकते हो, पूरा का पूरा एरिया उस तूफान की चपेट में था। ठीक है, क्या नाम था उस तूफान का, जल्दी से लिखेंगे, चलो कोशिश करो। नाम मैं अभी फिर से दिखाता हूं आपको, लेकिन मेरे बताने के पहले हर एक बच्चे ने नाम लिखना चाहिए। मैं यहाँ देखूंगा कौन कौन लिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में कितने बच्चे लिख रहे हैं सब कुछ आता है। जल्दी बताइए, हर एक बच्चा जल्दी से लिखेगा। ठीक है, मेरे बताने के पहले आप लोगों ने नाम लिख देना है। गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम था उसका, हरिकेन का जो कैरिबियन आइलैंड के ऊपर में आया था, मेलिसा नाम। और कौन से महासागर में आया था, ये कौन सा महासागर है, जल्दी बताइए कौन सा महासागर है ये कौन सा महासागर है, एस शेप का दिखाई देता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन नाम है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेलिसा जो है वो बहुत ही एक ताकतवर तूफान था, जिसने कैरिबियन आइलैंड्स के हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण जो संस्थान है, ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, बताओ बोला जल्दी से, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, IUCN का। तो हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है? और मैंने इसको आप लोगों के लिए KVS बाय टीचिंग परीक्षा नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं, और कौन अभी बचा हुआ है? ये सेशन खत्म होने के बाद में KVS बाय टीचिंग परीक्षा, जो बच्चे KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में भी ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। और मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था टीचिंग परीक्षा के, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। तो तुवालू जो देश है ये बना है, और ये क्वेश्चन को आप सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि तुवालू कहां पर में है। तो तुवालू जो है फ्रेंड्स, ये प्रशांत महासागर जो है वहां पर में एक देश है, प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है, आइलैंड कंट्री प्रशांत महासागर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट है पैसिफिक ओशन के अंदर में। तुवालू दिखाता हूं मैप के अंदर में आप लोगों को, ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ न्यूजीलैंड है, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर में ये जो आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्रुप तुवालू नाम का देश बनाता है, 90वां देश बनाएगा IUCN का। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को, हर बच्चा लिख देगा कहां पर में है तुवालू, कहां पर में, पैसिफिक ओशन में। जल्दी जल्दी से एक्टिविटी करते रहिए आप लोग, बिल्कुल ये EMRS में भी काम आएगा आप लोगों का। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेयर विल द 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड? 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ये दिसंबर में आयोजित होने वाला है, कौन से शहर में आयोजित होगा ये बताइए आप लोग जल्दी से। 11वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बाद में भी अगर पेपर होता है तब भी ये क्वेश्चन, अगले 1 साल तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। कोशिश तो करो,
ठीक है, गलत ही होगा ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन याद हो जाएगा बाद में। तो चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला है ये, चंडीगढ़ के अंदर में। ओके, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, बहुत ही सुंदर शहर चंडीगढ़। ठीक है, आपको बता दूं वो गाना था ना कि दिला दे घर चंडीगढ़ में, एक्चुअल में चंडीगढ़ बहुत सुंदर है, बहुत ही मस्त जगह है। वहां पर में एक लेक है, ठीक है, सुखना लेक, बहुत सुंदर लेक है, मतलब ऐसा वहां से पहाड़ दिखते हैं सुखना लेक से, बहुत सुंदर। मतलब शाम के समय में, रात के समय में जाके एकदम बैठ जाओ वहां पर में आराम से, ठीक है, पूरा रिलैक्स हो जाता है इंसान चंडीगढ़ में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। इंडिया 11वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा कौन से नंबर का होने वाला है ये, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 11वें नंबर का। नाउ चंडीगढ़ में होगा ये। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूचर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी घोषणा बेसिकली आपको अभी नवंबर के इसमें देखने के लिए मिलेंगी अभी आप लोगों को कुछ दिन में, और ये क्वेश्चन की न्यूज बनेगी, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, ये न्यूज बनेगी और आप देख लीजिएगा, ये होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, पूरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। पंजाब सरकार ने एक डिसीजन लिया है, और ऐसा होता है ना कि आप में से कोई है पंजाब से यहाँ पर में, हाथ ऊपर करके बताइए आप लोग जल्दी से। अगर आप पंजाब से हो कोई, तो आपको पता होगा कि अगर कोई इस तरीके की घोषणा या इस तरीके का प्रस्ताव आता है तो उससे पीछे नहीं हटते। सिख कम्युनिटी की एक बात तो ये है कि वो पीछे नहीं हटते, ठीक है। पंजाबी मस्त पंजाबी। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ है ना, कि हाल ही में पंजाब सरकार ने जो है वो एक प्लान बनाया है, और वो प्लान को कई सारे लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और मुझे पूरी यकीन है 25 नवंबर को आप देखिएगा, ठीक है। 25 नवंबर को आपको एक न्यूज देखने के लिए मिलेंगी, 25 नवंबर की एक न्यूज बनेगी 2025 के अंदर में, मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को, एक न्यूज बनेगी कि पंजाब सरकार ने, ठीक है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, 9वें नंबर के गुरु, उनके 350वें मार्टर्स डे या फिर शहीदी दिवस के ऊपर में आनंदपुर साहिब को, ठीक है, एक नया, ठीक है, जिला घोषित कर दिया है। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ये मैं कंफर्म आप लोगों को बता रहा हूं, एक नया जिला घोषित कर दिया है, ये आप लोगों को देखने के लिए न्यूज मिलने वाली है। कितना भी अपोजिशन हो जाए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पहले भी देखा हुआ है इसको पहले भी, ठीक है, वो होगा। और ये जिला काट के बनाया जाएगा रूपनगर को, ठीक है, रूपनगर जो है उसको काट के बनाया जाएगा, उसमें से रूपनगर में से निकाल के आनंदपुर साहिब को एक जिला घोषित किया जाएगा, 24वें नंबर का जिला बनेगा ये, क्योंकि इससे पहले भी ये घटना इस तरीके से हुई हुई है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है सिख हिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो है वो 9वें नंबर के गुरु थे। औरंगजेब ने क्या किया था पता है आप लोगों को? आप सोचिए कि आपको बोला गया कि आप जो है राजनीतिक कारण से, क्योंकि वो चाहता था कि सिख जो लड़ाई लड़ते हैं पूरी की पूरी, ठीक है, उनको साइडलाइन कर दिया जाए। तो औरंगजेब ने क्या किया, उनको इतनी प्रताड़ना दी, इतनी प्रताड़ना दी। आप सोचिए कि जलता हुआ तवा है, मैं आपको अगर बोलूं कि आप हाथ रख दीजिए जलते हुए तवे के ऊपर में, आप रख पाओगे? उनको उस पर बैठा दिया गया, बोला गया कि आप जो है हथियार डाल दो, हमारे शरण में आ जाओ, और जो है धर्म भी परिवर्तन कर लो, सारी चीजें उनके ऊपर में सब चीज की गई। 9वें नंबर के गुरु, उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद में गरम गरम जो है तेल, ठीक है, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर में डाला गया, इतना उनको परेशान किया गया, लेकिन हिम्मत आप देखिए, हिम्मत देखिए आप। उन्होंने बोला मैं जान दे दूंगा लेकिन बात नहीं मानूंगा, हथियार नहीं डालूंगा। गुरु तेग बहादुर जो है, ठीक है, इनका शहीदी दिवस औरंगजेब ने, किसने किया था, इनको मृत्यु किसने दे दी थी, उस बाद में फिर उनको मृत्यु दंड दे दिया गया औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 9वें नंबर के सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड किसने दे दिया था? औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। और उन्हीं की 350वीं शहीदी दिवस जो है 25 नवंबर को आने वाली है, उसमें आप देखिएगा आनंदपुर साहिब को जो है 24वां जिला घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टैटिक के साथ में, कितने लोग चाहते हैं करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक भी आपको पढ़ाता चलूं मैं साथ साथ में? हाथ ऊपर करके बता देंगे। ओके, जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी से करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक भी अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता देंगे, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को सारी चीजें करवाता रहूं। और जितने भी बच्चे ने सेशन को लाइक कर दिया है वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए जेन जेड, जेन जी भी इसको बोला जाता है, जेन जी। अब ये जेन जी क्या होती है ये भी आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में।
क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था ये। हु वाज अपॉइंटेड एज नेपाल फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेपाल की पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई है, चाहे इंटरिम ही क्यों ना हो, मतलब अभी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, जब तक कि कोई नया नहीं हो जाता, नया नहीं बन जाता, लेकिन बन तो गई है पहली महिला प्रधानमंत्री। तो पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी बताइए आप लोग। और ये क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। किसके जगह पे बनाया, केपी शर्मा ओली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने इस्तीफा दिया, इस्तीफा क्या दिया, भाग गए देश छोड़ के, केपी शर्मा ओली। ठीक है, बताइए जल्दी से, फास्ट। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, सुशीला कार्की। मैं आपको बता दूं, ये सुशीला कार्की जो है ये पहले सुप्रीम कोर्ट की जो है जज भी रह चुकी है। जब नेपाल के अंदर में जेंजी आंदोलन हुआ, नेपाल के अंदर में सारे लोगों ने जो जेंजी है, जेंजी का मतलब क्या होता है, इनको जूमर्स भी बोला जाता है, जनरेशन जेड भी बोला जाता है। जनरली ये एक ये है कि 1997 से 2012 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो जेन जी है। आप में से कितने लोग जेन जी है वो लिख देंगे अपने आप को। ठीक है, उसके बाद में 1981 से 1996 तक, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बनाया है, ये ऐसी मान्यता है जो मैक्सिमम मान्यता है। ठीक है, मिलेनियल्स बोला जाता है उनको, मिलेनियल्स, मिलेनियल्स, ये जनरेशन वाई बोला जाता है। आप में से कौन है जो जनरेशन वाई में है 1981 से 1996 के बीच में? और अगर कोई बच्चा 2003 से 2020 के मिड तक, मतलब 2025 के आसपास में जो हुआ है, ठीक है, उनको अल्फा बोला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर और कुछ बनाएंगे नया सा ये लोग। ओके, मुझे नहीं लगता जनरेशन एक्स का कोई बच्चा होगा जो मेरा लेक्चर देख रहा है अभी यहाँ पर में। ओके, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। कोई है कि जनरेशन एक्स का बच्चा? तो फिर तो वो नहीं होगा यार। चलिए, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स जनरेशन जेन जी आपको समझ में आ गया ना कौन है, मतलब युवा। आज के समय में ये लोग युवा है, ये युवा है, और इनके पास में जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो एक एनर्जी है, जवानी का जोश है। ठीक है, तो इन लोगों ने केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी वहां पर में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, ओके, उसके खिलाफ आवाज उठाई, पूरे नेपाल के अंदर में प्रदर्शन हुए। आखिर में केपी शर्मा ओली को रिजिग्नेशन देना पड़ा, केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए, और सुशीला कार्की जो है इनको नेपाल की इंटरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब इनका भारत से क्या एक लिंक है मैं आपको बताऊं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहां से इन्होंने जो है फ्रेंड्स पढ़ाई की है। ओके, तो सुशीला कार्की ने कहां से पढ़ाई की है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू से। तो देखिए, भारत से ही पढ़ाई की है इन्होंने, बीएचयू से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आप लोगों का, क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से पढ़ाई की है। तो स्टैटिक में जो भी पॉइंट है, अगर आप पूरा सेशन देखोगे तो आप लोगों को अपने आप आगे बढ़ जाओगे। आप सोचिए, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद में आपका नॉलेज बैंक कितना आगे बढ़ जाएगा। लास्ट में पूरा सेशन अच्छे से देखिए, आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइएगा जरूर कि आप कौन से वाले इसमें आते हो। इसमें से जापान की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी जो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता के रूप में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझिए फ्रेंड्स, जापान का इतिहास बहुत पुराना है। आप लोगों को लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 और ये और वो, ठीक है भाई, उससे पहले से जापान के अंदर में वो सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन जापान ने इतने सालों में, इतने जो है सदियों में भी बोल सकते हैं आप, पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री देखिए, इतिहास बन गया है ये। 21 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ली, ठीक है, रच दिया इन्होंने इतिहास। पहली बार, इतने दशकों में नहीं बल्कि सदियों के अंदर में पहली बार कोई महिला, कितनी महिलाएं हैं हाथ ऊपर करो, महिलाएं आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में सनाए ताकाइची। ठीक है, सनाए ताकाइची जो है ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, और अभी वही जापान की प्रधानमंत्री भी है। ओके, देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर में। प्लीज इनके हाथ पे हैंड रेस भी दिखाते रहिए, क्योंकि महिलाएं, ठीक है, कंटिन्यूअसली आगे कोई ना कोई इतिहास रचते जा रही है। तो सनाए तकाइची, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये है सनाए तकाइची। ठीक है, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, एलडीपी की नेता है, एलडीपी की नेता, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। ठीक है, चलिए, तो इनको कितने वोट मिले? टोटल 185, और इनकी जो रनर अप थी, ठीक है, इनकी इन्हीं की पार्टी की है वो, ठीक है, तो उसको मिले हैं 156 वोट। ठीक है, 156। तो सनाए तकाइची जो है ये बन गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जापान है, जापान की राजधानी क्या है? एक गाना आता था यार पुराने जमाने में, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया। ठीक है, ले गई दिल गुड़िया जापान की, गाना था, बहुत मशहूर गाना था पहले। चलिए, तो जापान की राजधानी है टोक्यो।
वेयर वॉज द एससीओ समिट 2025 हेल्ड? 2025 का एससीओ समिट कहां पर में हुआ? ठीक है, ये भी बता दीजिएगा मुझे। एससीओ समिट 2026 कहां पर में होने वाला है? एससीओ का 2025 का समिट कहां पर में होगा? तो देखिए, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो एससीओ है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट चाइना के अंदर में हुआ, तियानजिन नाम के शहर में। तियानजिन चाइना में हुआ है, चाइना ने इसको होस्ट किया। पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, चाइना में भी कहा हुआ है, तियानजिन के अंदर में हुआ है, ये याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में? शंघाई एक शहर है चाइना में, उसके नाम पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम पड़ा, बट इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग के अंदर में, ये याद रखिएगा आप लोग। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर में है? बीजिंग के अंदर में। सभी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी से। 2500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाला एक सरप्राइज है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेशन। प्लीज मुझे टीम एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या हम रेडी है हमारी टीम। नाउ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तियानजिन लिखो सभी लोग, तियानजिन चाइना में, सभी लिखेंगे ताकि आपको याद आए एग्जाम के अंदर में। याद अगर आपको चाहिए कि आपको ऑप्शन देखकर ही याद आ जाए, तियानजिन लिखिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि तुम्हारी चचा की एक लड़की है, ठीक है, कैथरीन कोनोली, ठीक है, ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आता है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। कैथरीन कोनोली जो है वो कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, आप लोगों को शायद आंसर दिख भी रहा होगा कुछ लोगों को, तो आयरलैंड की बनी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है, तो आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है कैथरीन, ठीक है, कोनोली। ठीक है, चलिए, तो मुझसे 5 मिनट बता रहे हैं टीम की, 5 मिनट बाद आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज और आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं मैं, एक चीज का लाइव डेमो। वेट करिए आप लोग, जो बच्चा देखना चाहता है, सच में आगे बढ़ना चाहता है ना, वो 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट है ये। ठीक है, डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है, सभी लोग लिखेंगे आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। लिखो सभी लोग, क्वेश्चन बन सकता है। और आयरलैंड की कौन बना है यहां पर में? आयरलैंड के जो है एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आयरलैंड के अंदर में क्या होता है ना, कि आयरलैंड के अंदर में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है, 7 ईयर्स का। ओके, 7 साल का कार्यकाल होता है, और कोई भी 2 ही बार बन सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज प्लीज याद रखिएगा आप लोग, कैथरीन कोनोली जो है ये आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब ये क्वेश्चन को सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। मैं इसका आंसर हटा देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई ना दे, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, अब ये क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अंडर विच प्रोग्राम वॉज बाल वाटिका डीटीएच टीवी चैनल लॉन्च्ड? ठीक है, बाल वाटिका डीटीएच टीवी चैनल जो है लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया है इसको? एनसीईआरटी ने किया है, एनसीईआरटी ने, बाल वाटिका डीटीएच चैनल। ठीक है, डायरेक्ट टू होम, और ये आप लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसमें बच्चे टीवी के ऊपर में पढ़ाई कर सकते हैं। और ये कौन से साल से कौन से साल के बच्चों के लिए बनाया गया? बिल्कुल एकदम बेसिक चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, कार्टून्स वगैरह की मदद से। तो पीएम ई विद्या एक स्कीम है, पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम, जिसके तहत 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक स्रोत का काम करेगा, जिससे के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी उनके अंदर में दी जा सकती है। मतलब थोड़ा बहुत एबीसीडी पढ़ना, 1 2 3 4 नंबर सिखाना, प्लस माइनस सिखाना, कार्टून्स की मदद से ये चीज की जाएंगी इसमें। तो पीएम ई विद्या। अब एक और चीज है कि कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे, कौन सा क्वेश्चन लॉन्च कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है वो बताइए आप लोग मुझे। ठीक है, ठीक है, च्यवनप्राश, ठीक है, टाटा नमक, बाल वाटिका, कौन सा चैनल है? पीएम ई विद्या स्कीम के तहत 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका, और किसने लॉन्च किया वो भी आप कमेंट में बताएंगे मुझे। तो 20 का आंसर हो जाएगा।
प्लीज इसको एक बार वापस से सारे लोग लिख दीजिए कमेंट में, जितना आपकी एक्टिविटी रहेंगी उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। ओके, तो इसका मेन मकसद क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को बढ़ाना। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ एल एन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, एफ एल एन का फुल फॉर्म, ये आपको केवीएस के अंदर में भी देखने के लिए मिल सकता है, जनरल नॉलेज के अंदर में। ये स्टैटिक बता रहा हूं आप लोगों को। एफ एल एन का फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब थोड़ा बहुत भाई एबीसीडी अपना नाम लिखना तो आए, कम से कम थोड़ा बहुत अपने शहर का नाम लिखना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। लिख के बता सकते हो आप सभी के सभी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, एफएलएन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये आता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च बाल वाटिका टीवी चैनल, और एक दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दीक्षा 2.0, ये किसने लॉन्च किया है? ये दीक्षा 2.0 जो है ना, बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं, दीक्षा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसके ऊपर में एजुकेशनल कंटेंट रखा हुआ है, एजुकेशनल कंटेंट रखा हुआ है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। और बाल वाटिका टीवी चैनल मैंने अभी आपको बताया 3 से 6 साल के बच्चों के लिए टीवी चैनल है, 3 से 6 साल के लिए। किसने लॉन्च किया है इसको? हर बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए। अगर आप कमेंट में आंसर कर पा रहे हो मतलब आपने सीख लिया, एक एक करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जल्दी से, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं आंसर इसका जो है आपने लगा दिया होगा एनसीईआरटी, हर एक बच्चे ने, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मैं कितने बच्चों ने आंसर किया था, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे होंगे कंटिन्यूसली। एक चीज आप लोग यहाँ पर में समझिए, एंटीबायोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंटीबायोटिक आप लोगों को पता है, एंटीबायोटिक का अपना खुद का एक रोल है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी ये भी बता देंगे आप लोग मुझे, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, ठीक है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने पहली बार इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक डेवलप किए, ठीक है, भारत के अंदर में निर्मित। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेफीथ्रोमाइसिन। ये पूरी तरह से भारत में विकसित एंटीबायोटिक है, ठीक है, नेफीथ्रोमाइसिन। प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? इसको भारत सरकार की एक संस्थान है जिसका नाम है यहाँ पर आपका, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR इसको बोला जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इन्होंने क्या किया है, नेफ्रिथोमाइसिन नाम से एक नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक तैयार किए जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अभी तक क्या था, हम ऐसी एंटीबायोटिक लेते हैं, अभी तक भी, अभी जब तक ये आ नहीं जाती मार्केट में नेफ्रिथ्रोमाइसिन, ठीक है, अभी तक हम लोग विदेशी जो है वही लेते हैं, विदेशी जो भी जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक आती है, ठीक है। सॉरी, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी और कौन सी एंटीबायोटिक बनाई गई थी, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश एकेडमी प्राइज। मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत अधिक संभावना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी प्राइज जो है ये दिया गया है एक बुक के लिए जिसका नाम है द बर्निंग अर्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से आपको बता दूं, इससे ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकता इस क्वेश्चन के ऊपर में आपका, कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसको दिया गया है? जी, तो सुनील अमृत जो है फ्रेंड्स, इनको दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये पुस्तक के अंदर में जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री और एनवायरमेंट, इनका पूरा का पूरा संबंध क्या है, एक दूसरे के साथ में उनका क्या रिलेशन है, उसके ऊपर में जो है बात की गई है। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देता है
ह्यूमैनिटीज के अंदर में, साइंस के अंदर में, बुक के थ्रू या अलग अलग चीजों के थ्रू, ठीक है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी प्राइज, ये सुनील जो है अमृत, इनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ को दिया गया है। प्लीज याद रख लीजिए, द बर्निंग अर्थ किसकी पुस्तक है? सुनील अमृत की पुस्तक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया है? सुनील अमृत को दिया है। कौन सी बुक के लिए दिया गया है? द बर्निंग अर्थ के लिए दिया गया है। एक बार लिख लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, ठीक है, ये चैनल है, उसको भी आप कर लोगे। और आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को भी कर ही लोगे आप लोग, टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी, ताकि आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की जो है सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। द बर्निंग अर्थ, यह आप पुस्तक देख सकते हो, सुनील अमृत की है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट, इसका भी आंसर दिख रहा है, एक बार हटा देते हैं इसको। बताइए, देखिए हाल ही में, ठीक है, एक देश है जिसने कफाला व्यवस्था को खत्म कर दिया है। कफाला व्यवस्था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। ओके, कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब ये क्या होता है ना कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है, ठीक है, उनके लिए सिस्टम था। ये जो कफाला सिस्टम था, इसके अंदर में ये था कि अगर आप मान लीजिए भारतीय वर्कर हो, आप लोगों में से कोई है कि आपका कोई रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब में, या फिर कतर में, ओमान के अंदर में, यूएई के अंदर में काम करने के लिए गया है, वहां पर में कफाला सिस्टम चलता है। इसके अंदर में क्या होता है कि जो भी आपको वहां काम करने के लिए लेकर गया है, आप उसके बेसिकली गुलाम टाइप के बन जाते हो। आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते एम्प्लॉयर के परमिशन के बिना। ठीक है, आपको अगर देश छोड़ना है तो एग्जिट परमिट लेना पड़ता है। अगर आपको सऊदी अरब से या यूएई से या फिर कतर से या ओमान से आपको वापस आना है तो आपको एग्जिट परमिट लेना पड़ेगा। और लेबर्स के राइट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सऊदी अरब का एक विजन उन्होंने लॉन्च किया, विजन 2030 नाम से। ठीक है, विजन 2030, उसके तहत उन्होंने क्या किया, सऊदी अरब ने अपना कफाला सिस्टम बंद कर दिया। कफाला सिस्टम को बंद कर दिया है। मतलब अब जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके अधिकार बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, वो वापस भी नहीं आ पाते थे, इवन उनका पासपोर्ट जब्त रहता था उनका, वो वापस भी नहीं आ पाते थे। ठीक है, तो ये चीज है, कफाला सिस्टम को बंद करने वाला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, सऊदी अरब। ये एक तरीके से उनका आप बोल सकते हो कि लिबरलाइजेशन की तरफ में एक कदम है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम बंद कर दिया है, और ये बहुत बड़ा कदम है। बाकी देश भी अब इसका अनुसरण करेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्कर्स है उन लोगों के लिए ये किया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, हिरोशिमा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हिरोशिमा डे। देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो ऐसे शहर थे जापान के जिस पर 1945 के अंदर में एटम बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। हिरोशिमा के ऊपर में गिराया गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, और नागासाकी के ऊपर में 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को। जो हिरोशिमा के ऊपर में बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिराया गया था वो था फैट मैन। फैट मैन। अभी आप लोगों में से कई सारे लोग हो सकते हैं फैट मैन पहले था या लिटिल बॉय पहले था। उसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, पहले बच्चा छोटा होता है, लिटिल होता है, फिर बाद में जब वो बड़ा होता है तो मोटा हो जाता है। ऐसा याद रखना है। तो पहले लिटिल और फिर बाद में फैट। हिरोशिमा नागासाकी। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का बम हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? अब आप एजुकेटेड आंसर लगा सकते हो यहाँ पर, जिसको नहीं भी पता होगा उसको। ओके, तो 2025 में इसकी 80वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 80वीं, 80th, क्योंकि 80 साल कंप्लीट हो गए इस दिन को। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको बताता चाहता हूं मैं कि जो हिरोशिमा डे है 6 अगस्त को कराया गया, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग आपको बता दूं कि ये एक ऐसी बिल्डिंग थी, अकेली बिल्डिंग, जो
यहाँ पर में जहां पर में बॉम्ब गिरा था उसके आसपास वाले बहुत सारे क्षेत्रों में से अकेली बच गई थी। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जैन बाकू डोम। ठीक है, जैन बाकू डोम बोलते हैं इसको, जैन बाकू डोम बोला जाता है इसको, जैन बाकू डोम। ओके, इसको 1996 के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है हिरोशिमा के अंदर में जब लिटिल बॉय नाम से बॉम्ब गिराया गया तो एकमात्र जो स्ट्रक्चर वहां पर में खड़ा था जिसको बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया, उसका नाम क्या है? तो जैन बाकू डोम उसका नाम है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये डोम है, इस तरीके से ये बच गया था आश्चर्यचकित रूप से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम। अच्छा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया कब जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 2015 में इस दिन को घोषित किया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, जो हैंडलूम है, जो हाथ से कटाई करते हैं जो लोग, उनके ऑनर में, हैंडलूम वीवर्स के, हाथ हथकरघा बुनकर जो समुदाय है उनके सम्मान में। ठीक है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को। तो अगर भाई आप हथकरघा वाले लोग हो तो दोनों हाथों को साथ में काम करवाना पड़ेगा, ऐसा आप कुछ तो भी ट्रिक लगा के याद रख लीजिए इसको। ठीक है, तो वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। ठीक है, आपको बुनाई करनी है किसकी? इनोवेशन की, इनटू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अंदर में, मतलब परंपरा, परंपरा जो है आपकी, और जो नवाचार, अब जो नई नई चीजें आई है उनको साथ में बुन दो। क्या बात है ना, मतलब कितना कितना गहरी बात है। ठीक है, आप सोचिए कितनी गहरी बात है ये। परंपरा जो है आपकी और जो नवाचार हुआ है उसकी ही बुनाई कर दो, उनको आपस में बुन दो, उनको आपस में गुत्था कर दो। मतलब सोचिए आप कि कितना मस्त, कितना गहरी बात यहाँ पर में या इस बार की थीम में लगाया गया। और यही चीज आप लोगों की आज आज आप लोगों को होने वाली है। जो पारंपरिक आप लोगों की टीचिंग और लर्निंग मेथड है उसको नवाचार के साथ में आज हम बुनाई कर देंगे इसकी। ओके, आज आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर के अंदर में, बस कुछ देर का इंतजार है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से टीचिंग परीक्षा ने नवाचार आप लोगों के लिए किया है, इनोवेशन किया है आप लोगों की पढ़ाई के अंदर में। बस थोड़ी देर। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज मुझे बताया जा रहा है कि कर दिया गया है यहाँ पर में। ठीक है, तो प्लीज एक बार गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो नेशनल हैंडलूम डे, आप लोग तैयार हो? सभी के सभी लोग जल्दी बताइए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अगला। ठीक है, 120 सेकंड के अंदर में आप लोगों के पास में बहुत बड़ी एक जो है वो इंफॉर्मेशन आने वाली है। चलिए, भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? जल्दी बताइए आप लोग, और आपका इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। तो भारत का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट, और ये ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किसी भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बड़े स्तर के ऊपर में ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाने लगे तो पोल्यूशन को हम ऐसे ही कम कर देंगे। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट कहां पर में है? आगे की लाइन पढ़े बिना पहले आंसर करना चाहिए, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि दीनदयाल पोर्ट कहां पर में? भाई गुजरात में है। गुजरात में कहां पर में है? तो कांडला के अंदर में, गुजरात कांडला में, कांडला पोर्ट बोला जाता था पहले इसको। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर में कांडला गुजरात लिखा हुआ है। तो दीनदयाल पोर्ट कहां पर? गुजरात में है। यहां पर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, क्योंकि हाइड्रोजन पावर आगे का भविष्य है। आगे का भविष्य, जैसे एआई आगे का भविष्य है ना, बिल्कुल वैसे ही। ओके, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मेगावाट बिजली तैयार कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और ये बड़ी छलांग है हमारे भारत की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, भारत का एक, आप लोग एक मुझे बताइएगा कि भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट कब का है? नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट, नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट कौन से साल का है? ईयर आप लोग बताएंगे मुझे। अब देखिए एक क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत के तरफ से, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है कि भाई हम चाहते हैं कि इसको भी यूनेस्को में शामिल कर लिया जाए। अभी तक वो शामिल नहीं है, ठीक है, उसको शामिल करने के लिए बोला गया है। आपको पता है नालंदा ऑलरेडी शामिल है, तो भाई इसको क्यों शामिल करेंगे फिर से, नालंदा विहार ऑलरेडी है शामिल, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बोध गया ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है यहां पर में हो जाएगा आपका सारनाथ। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की सिफारिश की है। क्यों? क्योंकि यहां पर में गौतम बुद्ध जो है उन्होंने फर्स्ट सरमन या पहला प्रवचन दिया था, ठीक है, अपने 5 अनुयायियों को पहला प्रवचन दिया था। यही से धर्म का चक्का घूमने लगा था। ऐसा बोला जाता है कि धर्म का चक्का यहां से घूमने लगा था। इसको धम्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो भारत सरकार ने हाल ही में 2025-26 के साइकिल के लिए किसको नॉमिनेट किया है? तो आप लोग याद रखिएगा सारनाथ को नॉमिनेट किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है उसने इसको सिफारिश की थी और फिर इसी उनके एएसआई के सिफारिश के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यूनेस्को को सिफारिश भेजी है। अच्छा, ये सारनाथ कहां पर में मौजूद है जल्दी बताइए मुझे। स्टेट कौन सा, कौन से स्टेट में है ये, कौन से सिटी के पास में है सारनाथ, और सारनाथ को और कौन से नाम से जाना जाता है बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये यूपी के अंदर में है और कौन से शहर में है आप लोग मुझे बता देंगे। इसको जो है ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं सारनाथ को आप लोग। सारनाथ में देखिए ये एक जो है ना जगह, ऐसा माना जाता है कि ये वो जगह है जहां पर में एग्जैक्ट ये वो जगह है जहां पर मैं बैठ के गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक है, एग्जैक्ट यही है। ओके, इसको आप धामेक स्तूपा के नाम से जानते हो, धामेक स्तूपा। एक क्वेश्चन केबीसी में भी आया था जो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि धामेक स्तूपा और चौखंडी स्तूपा कहां पर में है। देखो, जब गौतम बुद्ध अपने 5 अनुयायियों के साथ में मिले थे, जहां पहली बार मिले, ठीक है, उसको बोला जाता है चौखंडी स्तूपा, ठीक है, चौखंडी, चौखंडी स्तूपा। ओके, सारनाथ में ही है। और जहां पर में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था उसको बोला जाता है धामेक स्तूपा, धामेक स्तूपा। ये दोनों के दोनों आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे, सारनाथ में मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में फ्रेंड्स, ठीक है। मोल्दोवा गणराज्य ने, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को उसने ज्वाइन किया है कौन से साल में और कौन से मंथ में? मोल्दोवा, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा जो है इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, कौन से देश में है, ये भी आप बता देंगे मुझे जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है, सदस्य बनने वाला ये 107वां देश बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 107, ठीक है, मोल्दोवा गणराज्य। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत के अंदर में ही है, इंडिया में। और कहां पर में है ये? गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए, रखिएगा आप लोग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर में? इंडिया के अंदर में ही है, गुरुग्राम के अंदर। फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। और रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा नाम से जो देश है, मोल्दोवा गणराज्य, इसका सदस्य बन गया। 107 देश, 107 इसका। इसका लक्ष्य क्या है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो प्रगति की जाए। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्लीज इसको याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश 107वें नंबर का सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? लिख दो आप लोग कमेंट के अंदर में, अभी के अभी लिखो जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ना है तो लिखना पड़ेगा आपको, कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन द एआईसीटी इंडेक्स, ठीक है। अब आप देखिए एआईसीटी इंडेक्स के अंदर में सबसे आगे कौन सा रहा है पूरे दुनिया के अंदर में। एआई का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों का बढ़ रहा है। और आज जो है फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर के अंदर में एआई की मदद से आपकी पढ़ाई को कैसे आप बूस्ट कर सकते हो, उसको उसका जीता जागता उदाहरण आपको मिलेगा अभी थोड़ी देर में। इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन दी एआईसीटी इंडेक्स 2025। तो भारत में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो किसका रहा है? वो रहा है बेंगलुरु का। ये याद रखना है आप लोगों ने। और पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जो है एआई के लिए प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, तो वो कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर अपने आप में एक देश भी है और अपने आप में एक सिटी भी है। तो याद रखना है, पूरे दुनिया में फर्स्ट, ग्लोबल फर्स्ट कौन है? ग्लोबल फर्स्ट, ठीक है, सिंगापुर। और भारत के अंदर में फर्स्ट किया है बेंगलुरु ने।
ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक प्रबल संभावना आप लोगों की। ओके, चलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और एआई इज द फ्यूचर, ये याद रखिएगा आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। तो सिंगापुर है, सियोल है, ठीक है, बीजिंग है, दुबई है, सैन फ्रांसिस्को है। हमारे भारत का जो शहर है बेंगलुरु, ठीक है, ये 26वें नंबर पे आया है पूरे दुनिया में। फिर 27वें नंबर पे मुंबई है, फिर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये 26 से 30 तक पूरे भारत के ही है फिर पूरे, ठीक है। और ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में बात करें अगर हम लोग, ठीक है, कौन सी कंपनी है जो एआई को बहुत ज्यादा अभी प्रोत्साहित कर रही है, जो बड़ी टेक कंपनीज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, फिर दूसरे नंबर पे गूगल, फिर अमेजॉन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। इसमें बोला गया है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 71वें फिल्म फेस्टिवल के अंदर में विक्रांत मैसी को, शाहरुख खान को, केवल विक्रांत मैसी और शाहरुख खान दोनों को, ठीक है, रणबीर कपूर और शाहरुख खान को, किसको मिला है। देखिए 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ओके, इसका शॉर्ट भी टीचिंग परीक्षा के हमने चैनल पे डाला था, तो जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी और शाहरुख खान दोनों को मिला है, शेयर्ड। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, तो 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली के अंदर में इसको वितरित किया गया, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसमें, ठीक है, एक पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किसको क्या क्या मिला है यहाँ पर। ओके, तो बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी को और शाहरुख खान को मिला है, ठीक है। विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल मूवी के लिए, ओके। शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, ओके। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्ट्रेस मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आज भी मुझे याद है एक केस हुआ था नॉर्वे के अंदर में, क्या था ना, पहले एबॉर्शन अलाउड नहीं था, जिस वजह से मिसेस चैटर्जी मृत्यु हो गई थी। एबॉर्शन ही अलाउड नहीं है वहां पर नॉर्वे के अंदर में, फिर बाद में नॉर्वे की सरकार को अपने लॉज चेंज करने पड़े, अपने सारी चीजें चेंज करनी पड़ी। तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ये जो मूवी है उसके लिए रानी मुखर्जी को मिला है। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है, जिसके लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और धीरे 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 जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता दूंगा। सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले हैं, तो सैम बहादुर, ठीक है, इनको मिले हैं सोशल अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सैम बहादुर, ठीक है, सैम मानिक शॉ, ठीक है, उनके ऊपर में बनाई गई ये मूवी थी, ठीक है। बाकी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, केरला स्टोरी, और बेस्ट डायरेक्टर केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को, ठीक है। बाकी और भी पूरी लिस्ट है, पूरी हिंदी में भी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा और टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, मेन ग्रुप, उसके ऊपर में भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्लीज भाभी सर यहाँ पर में रहिएगा, ठीक है, ताकि हम बच्चों को गाइड कर सके, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर ये आ चुका होगा तो ये देख लेते हैं हम लोग, लोड आई थिंक होने का है अभी ये। चलिए, तो यहाँ पर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, आप लोग बताइए। इसके बाद में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा वो सारी चीजें आप लोगों को मैं शोकेस करता हूँ। चलिए, तो अभी आप लोगों को बताया मैंने कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये रानी मुखर्जी को मिला है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक मूवी है महिलाओं के अधिकार को लेकर। देखो आप मुझे बताइए, देखिए बेबीज होना सही बात है, महिलाएं कितनी है यहाँ पर, मैं एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, बॉयज भी है, ठीक है, आप भी समझ पाते होंगे। लेकिन अगर महिला को कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, वो बेबी जो है एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हो रहा है, वो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अगर एबॉर्शन नहीं किया गया तो माता की जान जा सकती है, तो क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। इस केस के अंदर में आप लोगों का क्या राय है, आप मुझे बताइए यहाँ पर। इस केस के अंदर में अगर जान जाने का खतरा है,
एकदम ही कि मर जाएगा करके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? नॉर्वे के अंदर में ये कानून था कि भाई जान चली जाए लेकिन अबॉर्शन नहीं होने देंगे करके, वो एक कानून था उनका, वो इससे बदला था, ठीक है। नॉर्वे को बदलना पड़ा था अपना कानून, ठीक है। 500 साल पुराना कानून जो था उनका, उनको बदलना पड़ा था उनको, ठीक है। चलिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर मैं आ जाइए, आप लोगों के लिए एक एक करके मैं बताता हूं। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरा देखना है आप लोगों ने, ध्यान से समझिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आया है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे आप लोगों के लिए, जो एआई है उसकी मदद, बच्चा ही पैदा ना करे अरे बच्चा तो कभी ना कभी तो पैदा करना पड़ेगा ना, अभी ना करे, एबॉर्शन करवा लेना चाहिए, ये बात बोलो, दुनिया खत्म हो जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बनाया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये इतना बड़ा टूल है कि यहाँ पर मैं स्लाइड को भी तकलीफ हो गई, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अब ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है पहले एक फीडबैक लेने के लिए ट्राई किया कि क्या ये फीचर आप लोगों को पसंद आएगा, आपको कैसे और इसको बढ़ाया जा सकता है और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। अब ध्यान से समझिए आप लोग, बच्चों को ये जो फीचर है वो इतना ज्यादा पसंद आया है, ठीक है, कि बस वीडियो देखो और एआई नोट्स बना लो, ठीक है, और बढ़िया नोट्स बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और अनलिमिटेड क्विज दे सकते हैं, कितना भी क्विज दे सकते हैं आप। मैं दिखाता हूं कैसे एआई नोट्स और अनलिमिटेड क्विज फिल प्रिपरेशन, अभिषेक राज ने यहां पर मैं बोला है, फीचर्स से पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले नोट्स लिखते लिखते बोर हो जाती थी, अब एआई से नोट्स बन जाते हैं। सच बोलूं तो जब से ये एआई नोट यूज करना स्टार्ट किया है, हमने कुछ बच्चों पे ट्राई किया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, क्या आप लोगों को भी ये चाहिए ये फीचर, ठीक है। एआई क्विज ने मेरी स्पीड बढ़ा दी है। आप देखिए यहाँ पर मैं केवीएस की तैयारी ने एआई क्विज बहुत काम कर दिया। हमने कुछ बच्चों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना था और उनको दिया, हमने उनसे फीडबैक मांगे थे। यहाँ पर मैं अमृत यादव का कहना है कि केवीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, पर एआई नोट्स ने पूरा टेंशन घटा दिया कि भाई अब तो हो जाएगा करके। सीटेट वालों को भी हमने कुछ कुछ बच्चों को सीटेट में भी दिया था। अब केवीएस एग्जाम के अंदर में एआई क्विज परफेक्ट है, अनलिमिटेड, ठीक है। सीटेट के अंदर में सभी लोगों को दे दिया गया है, एआई नोट्स ने मेरा आधा टाइम बचा दिया है। वीडियो सेलेक्ट करते ही ऑटो क्विज बन जाती है, नोट्स भी एकदम क्लियर मिल गया, ठीक है, और दोनों लैंग्वेज में मिल जाते हैं आप लोगों को। ओके, नोट्स तो मस्त आते ही है, पर एआई क्विज ने मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ा दिया है, हर टॉपिक का टेस्ट तुरंत मिल जाता है। पूनम झा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देखिए आसिफ खान, केवीएस ने बैच में जो अनलिमिटेड क्विज वाला फीचर सीरियसली एडिक्टिव लगा, मतलब कि आदत लग गई है इसकी। अब आप देखिए फ्रेंड्स की क्या है, यहाँ पर मैं आपसे प्रॉमिस किया था हमने। अब ये फीचर आप लोग देखिए, ये फीचर आई थिंक शायद हम वहां पर भी बच्चों को दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता। आप देखिएगा कि कैसे काम करता है, और ये जितने भी बच्चे हैं केवीएस की न्यू बैच में हमने इंटीग्रेट कर दिया है इसको, ठीक है। और केवीएस के हर बच्चे को अब ये सारे जगह पे मिलेगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर में, आप देखिए, आप केवीएस की बैच में गए, देखिए कैसे काम करता है ये। आप केवीएस की बैच में गए, आपने परचेस किया है कोई बैच, आप उसमें गए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जो भी अब से जितने कोर्स, जितनी क्लासेस होंगी केवीएस की उसके अंदर में, हर एक इसमें आप इसमें जाइए, केवीएस के बैच में आप जो भी आपका टॉपिक है उसके अंदर में जाइए आप लोग, ठीक है। स्टडी विद एआई इसके अंदर में आप देखिए, अभी फिलहाल के अंदर में इसमें हमने डाल दिया है आप लोगों के लिए, आप इसमें जाइए, ठीक है। साइंस के अंदर में आप चले जाइए, कोई भी इसमें जो भी टॉपिक हुआ है उसके अंदर में आप जा सकते हो, जो भी आपका टॉपिक है। ये सेल है, ये नाम से सेल नाम से टॉपिक आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पर में आप लोग जाइएगा, इसके अंदर में आप लोग अंदर में जाइए, आप देखोगे कि आपको ये वीडियोस दिखाई देंगे, ठीक है। आपको मान लीजिए आपको दोनों वीडियोस एक साथ रिवाइज करने हैं, बस आप इस पर क्लिक करिए, देखिए टेस्ट बन के तैयार। आप देखिए पूरा टेस्ट यहाँ पर में दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी एआई जनरेटर, और आप कितने भी बार दे सकते हो, अनलिमिटेड टाइम।
हम केवीएस में इसको पूरा का पूरा बड़े स्तर के ऊपर में जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं इसको लागू कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देख सकते हो आप लोग यहां पर में आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन भी सारा का सारा। आप जो है इसको रीटेक कर सकते हो, न्यू क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, रीटेक कर सकते हो। आपको केवल एक वीडियो का देना है, एक वीडियो आप सेलेक्ट करिए। यहां पर में देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है, आप केवल एक वीडियो भी कर सकते हो, 10 वीडियो होंगे, 10 वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, 10 वीडियो का एक साथ हो जाएगा आप लोगों का यहां पर में। ठीक है, अब देखिए जनरेट नोट्स का ऑप्शन, आपने नोट जनरेट किया, जो भी पढ़ाया गया होगा उसके नोट देखिए कितने बढ़िया तरीके से बने हैं, कितने बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे नोट्स बन गए, और वो पूरा का पूरा जो वीडियो में पढ़ाया उसी के आधार पर, जो वीडियो में पढ़ाया है। और ये हर एक बच्चा जो भी केवीएस के न्यू बैच में हुआ है एनरोल, उनको मिल जाएगा। और बाद में आगे जाकर हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ इसको बीपीएससी में भी देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी केवीएस में जितने भी बच्चे जो एनरोल होना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, हो सकते हैं ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केवीएस के कोर्स के साथ में आपको मिल रही है। ठीक है, सारे के सारे चीजों के अंदर आप देखिए पूरा आप लोगों को यहाँ पर में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर में मिल गई नोट्स। इसमें हम एक और फीचर डालने वाले हैं, अभी वो चल रहा है आपके उस पर काम, और वो है आपका चैट विथ वीडियो। देखिए आप लोग फिर से जाके मान लो सेकंड वीडियो है आपका, उसका जो है आपको नोट्स जनरेट करना है, केवल उस पर क्लिक करो और यहाँ पर मैं जो नोट्स चाहिए उस पर क्लिक कर दो, देखिए नोट्स बनके तैयार। इतना स्पीड, आप सोचिए इतना स्पीड। टीआरई में भी करने वाले हम लोग इसको अभी, लेकिन हमने अभी इसको केवीएस के अंदर में सीटेट में इंप्लीमेंट कर दिया है, केवीएस में भी इंप्लीमेंट कर दिया। तो जो भी बच्चा केवीएस के कोर्स में जुड़ना चाहता है, मैं आपको बता दूं कि केवीएस 1000 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप लोग आपकी फिर इच्छा है कि अगर आप लोग बीपीएससी बिहार से वो बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, तो बीपीएससी 1200 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे 1200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आज रात तक ही है वैलिड, ये लास्ट डे है इसका। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं केवीएस के कोर्स में, वो बीपीएससी 1200 इस कूपन कोड का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये पूरी की पूरी चीज आप लोग देखिए, बेहतरीन तरीके से आपका एआई की मदद से अब आपकी बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई। वीडियो सिलेक्ट करो, क्विज बनाओ, नोट्स बनाओ, सिंपल सी बात। और इसमें अब आपसे वीडियो से कोई वीडियो के अंदर में कोई आपका डाउट आ रहा है, तो आप वीडियो से सवाल भी पूछ सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, एक बार वापस से समझा दो, तो वो आपको समझाएगा। आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड कर दी गई है केवीएस के कोर्स में, प्रैक्टिस ओएमआर शीट। आप समझिए कि यहां बोला गया आपको नोटिफिकेशन में कि गलत गोले भरोगे तो मार्क्स कटेंगे, यहां हमने आपको ओएमआर शीट दे दिया है। आप इसका डाउनलोड कर लीजिए इसको, और डाउनलोड प्रिंट करवा के आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा के इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको 5 लाख क्वेश्चन हम केवीएस के कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पर में कर सकते हो इसमें। और कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट के अंदर में लिख भी दीजिएगा, या आप लोगों का पेड कोर्स के अंदर में आप लोगों को एक्सेस भी मिलता है, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप लोग देख सकते हो बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर में। ठीक है, जो फीचर है केवीएस एनवीएस का टीयर 1 के अंदर में 5 लाख का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, टीयर 1 का अगर आप लेना चाहते हो कोर्स, तो कंप्लीट बैच आपका केवीएस का जनरल पेपर, ठीक है, 1499 के अंदर में। अगर आप केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, और अगर आपकी इच्छा है, ठीक है, आप करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे बीपीएससी के बच्चों के लिए था, लेकिन आप सभी लोग भी इस्तेमाल कर लीजिएगा 12 बजे, रात 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, बीपीएससी 1200, तो 1200 का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी कोर्स के ऊपर में आपको। ठीक है, चलिए, तो ये फीचर जो है अभी जितने भी बच्चे अभी अगले कुछ दिनों के अंदर में एनरोल हो जाएंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा फीचर मिलेगा आपको। ठीक है, एआई के साथ में अब आपकी तैयारी और भी आसान। आपको लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, कोई भी आंसर राइटिंग है, मान लीजिए कोई भी आंसर राइटिंग है, तो आप क्या करोगे, अपना आंसर यहां लिखोगे, एआई आपको इवेल्युएट करके देगा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देगा आपको, आपकी कहाँ गलती हुई है वो आपको बताएगा। ठीक है, और वो याद भी रखेगा वो उस गलती को, ताकि अगले बार आप वो गलती ना करें, वो याद दिलाएगा आपको कि भाई ये गलती तुमने पिछले क्वेश्चन में भी तो की थी, अब इसको सुधारो। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा ये आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, ये आपका पीआई बन जाएगा, ये पर्सनल असिस्टेंट। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, पर्सनल असिस्टेंट। तो ये एक चीज है आप लोगों की, आपके लिए समय हर एक चीज, यही है टाई ब्रेकर, ये याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए टीचिंग परीक्षा ने सबसे पहले इसको लेकर आया हुआ था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टाई ब्रेकर जो बच्चा पहले करना चाहता है अभी से वो कर सकते हैं, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा ही। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है हमारे। तो बताइए आप लोग मुझे यहाँ पर में एक इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, कि 71वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर में, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस किस को मिला है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, और कौन सी मूवी के लिए मिला है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ओके, जल्दी से कमेंट कर देंगे आप सभी के सभी।
बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है ये किसको मिला है? रॉकी रानी और रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ठीक है, इसको मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला है इसको, इसी मूवी को, ठीक है। इसका भी हमने शॉर्ट डाला हुआ था टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब वीडियो में, ठीक है, आपके शॉर्ट वाले सेक्शन में। अगस्त 2025 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचिव बने हैं बिहार के, तो अगस्त 2025 में। और ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, ये केवीएस वाली वैकेंसी आपने बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। ओके, चलिए। बाकी जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज जो वीडियो मैंने लिया है आपका 4 पीएम पर, उसकी टेस्ट भी आपको मिलेंगी, ठीक है। 4 पीएम पर आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइएगा आप लोग, टीचिंग परीक्षा के ऐप में, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। आपका कोई भी बीपीएससी का कोर्स, बीपीएससी के टीआरई के कोई भी कोर्स में चले जाइए आप लोग, ठीक है, टीआरई के किसी भी कोर्स में, या फिर आप केवीएस के किसी भी कोर्स में चले जाइए, केवीएस प्लस एनवीएस वाला जो कोर्स है आपका, उसमें किसी में भी चले जाइए, सबसे ऊपर में हम लोग रख देंगे, इसको फ्री रख देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर में आप जाकर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो वहां से। और हाँ, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, अगर आप केवीएस के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो तो केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगस्त के अंदर में क्या हुआ है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रत्यय अमृत जो है इनको नया मुख्य सचिव बनाया गया है, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा मुख्य सचिव। ओके, प्रत्यय अमृत, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस को किन 2 स्टेशनों के बीच रवाना किया? भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये करीब करीब जो है 881 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कवर करेंगी, ठीक है। नागपुर से लेकर, ठीक है, अजनी रेलवे स्टेशन है नागपुर में, तो अजनी नागपुर में से लेकर पुणे के बीच में ये चलने वाली है। और कितना किलोमीटर का रास्ता तय करेंगी? सबसे लंबी जो है दूरी तय करने वाली है 881 किलोमीटर, ये याद रखना आप लोगों ने, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई है नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन से पुणे तक के लिए, ठीक है। 12 घंटे के अंदर में ये सफर तय कर लेंगे, 881 किलोमीटर का, ठीक है। पहले जो समय लग जाता था, अच्छा खासा समय लग जाता था 18-20 घंटे का, वो अब यहाँ पर में बहुत कम हो जाएगा। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे लंबी वंदे भारत, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से 2 इलाकों के बीच में चलने वाली है? जल्दी बताएंगे आप लोग, कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ओके, नागपुर से पुणे के बीच में, नागपुर में भी अजनी जो रेलवे स्टेशन है वहां से चलेंगी, नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। आपको बताना है यहाँ पर में नंबियोस सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। आपको वो ये बताइए कि इंडिया की कौन सी सिटी जो है वो सेफेस्ट सिटी घोषित की गई है नंबियोस सेफ्टी इंडेक्स मिड 25 रैंकिंग के अंदर में, मतलब कि मध्य 2025 के मध्य के अंदर में सबसे सेफ सिटी कौन सा घोषित किया गया है? सबसे सेफ है जो, और सबसे अनसेफ में तो भाई बहुत सारी है। दिल्ली जो है आपको बता दूं कि अनसेफ सिटीज के अंदर में से आती है, ठीक है। आपको बता दूं कि मैंगलोर जो है कर्नाटक के अंदर में है, ये सबसे सेफ सिटी मानी गई है भारत की, भारत की सबसे सेफ सिटी मैंगलोर। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। पूरे दुनिया की सबसे सेफ सिटी किसको माना गया है वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड बता सकते हो आप लोग, वर्ल्ड वाइड किसको माना गया है? तो अबू धाबी जो है इसको सबसे सेफ माना गया, अबू धाबी को सबसे सेफ। उसके बाद में अजमान आता है, वो भी एक यूएई का ही शहर है। शारजहां आता है, यूएई का शहर है। तो अबू धाबी, अजमान और शारजहां, ये 3 हैं जो सबसे सेफेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर में, ठीक है। फिर बाद में दोहा जो कतर में है, और फिर दुबई आता है। तो पहले 5 में से 4 तो अकेले यूएई के हैं सबसे सेफ। और भारत के अंदर में जो है मैंगलोर, वो 49वें नंबर पे है पूरे दुनिया भर के अंदर में, ठीक है, लेकिन भारत का पहला है सबसे सेफेस्ट। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सबसे सेफ पूरे दुनिया के अंदर में सिटी अबू धाबी, भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो मैंगलोर है, ठीक है। पूरे दुनिया में उसकी रैंकिंग 49वें नंबर पे है, लेकिन भारत का सबसे सेफ है,
ओके, तो आप सोचिए कि भारत का सबसे सेफ सिटी पूरे दुनिया के 49वें नंबर पे है। खुद से सोचिए आप। अगर कंट्री की बात करेंगे हम लोग की सबसे सेफ कंट्री कौन सी है, ठीक है, तो आप समझिए यहां पर, में ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ओके, यूएई सबसे सेफ कंट्री है पूरे दुनिया की, यूएई कंट्री के मामले में। दूसरे नंबर पे आता है एंडोरा, छोटा सा देश है एंडोरा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। कतर है तीसरे नंबर पे सबसे सेफ कंट्रीज की लिस्ट में। फिर आता है ताइवान, ठीक है, ताइवान, ये चाइना और ताइवान का वो संकट चलता रहता है, लेकिन सेफ्टी के मामले में ताइवान सेफ है। चाइना का मकाओ, मकाओ जो है वो चाइना के अंतर्गत, चाइना का एक ऑटोनॉमस क्षेत्र है मकाओ। वैसे ये अपनी इसकी खुद की संसद है, खुद के नेता होते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चाइना के अधीन रहकर काम करता है मकाओ। सबसे सेफ 5वें नंबर पे है। और इंडिया 67वें नंबर पे आता है सेफेस्ट कंट्री के मामले में। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि सबसे सेफेस्ट जो है सिटी की बात करें अगर हम लोग, तो वो है अबू धाबी, अबू धाबी। ओके, उसके बाद में अगर सेफेस्ट कंट्री की बात करूं मैं यहां पर, मैं सेफेस्ट कंट्री, तो वो है यूएई। इंडिया की रैंकिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया जो है वो 67वें नंबर पे आता है सेफेस्ट कंट्री के मामले में। और इंडिया का सबसे सेफेस्ट सिटी जो है, जो सबसे ज्यादा सेफ है, वो है मैंगलोर। इंडिया का पहले नंबर पे है, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर में ये 49 नंबर पे है। ओके, तो पूरा का पूरा आप लोगों को मैंने यही रिवाइज करवा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई भी इसके अंदर में दिक्कत होनी चाहिए। एक ही साथ में आप लोगों का सारा रिवाइज हो गया। ओके, तो इस पॉइंट को प्लीज अच्छे से याद रखिए आप लोग, कोई भी इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लेंगे एक बार, जल्दी जल्दी से लिख दीजिए, सारे के सारे लोग लिख दीजिए इसमें, ताकि कोई भी चीज आप लोगों की यहाँ पर में बचे ना। ओके, चलिए, मुझे एक चीज बताइए अभी आप लोग यहाँ पर में कमेंट करके कि ये चौखंडी जो है स्तूपा, ठीक है, और धार्मिक स्तूपा, ये कौन से शहर में मिलेंगे आपको? केबीसी में आया था ये क्वेश्चन, चौखंडी स्तूपा कहां पर में स्थित है? तो बताओ जल्दी से, चौखंडी स्तूपा और धार्मिक स्तूपा कहां पर में? और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से कि जी सर लाइक डन, क्योंकि 3000 प्लस लाइक्स यहाँ पर में आप लोगों ने कर दिए है, ठीक है, 3000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग सेशन को। इसके अलावा जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से कि बाल वाटिका नाम से, ठीक है, बाल वाटिका नाम से जो चैनल है, ठीक है, वो किसने लॉन्च किया है? यूजीसी ने, सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया है बाल वाटिका नाम से डीटीएच टीवी चैनल, ठीक है, और कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका? कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि इसको जो है हम कल भी इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, इसको कल भी कंटिन्यू करें? कितने लोग चाहते हैं कल टेस्ट के साथ में, लाइव टेस्ट के साथ में हम लोग जो है बीच बीच में टेस्ट और इसको कंटिन्यू किया जाए? कितने लोग चाहते हैं आप बता देंगे मुझे। मेरे पास में बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ में मैं और भी पढ़ा सकता हूं आप लोगों को। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराया आप लोगों को, अगर आप बोलोगे तो मैं कल और करवा दूंगा, लेकिन कल सारे बच्चे मुझे लाइव चाहिए एग्जैक्ट 2 बजे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग कल करेंगे, एग्जैक्ट नेक्स्ट पार्ट इसका एग्जैक्ट 2 PM पे, ठीक है, और जिसके अंदर में हम आज के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। और प्लस मैं अब कल आपके लिए स्टैटिक भी लेकर आऊंगा साथ में, स्टैटिक क्वेश्चंस जो है उसको भी करवाता चलूंगा साथ साथ में, जो भी करंट अफेयर के ऊपर में बेस्ड स्टैटिक है, ठीक है। तो प्लीज टीम एक बार जल्दी से रिडायरेक्ट कर दीजिए कल के सेशन के ऊपर में, फास्ट मुझे एक बार बता दीजिएगा जल्दी से अगर इफ डन, रिडायरेक्शन डन, प्लीज बता दीजिए कल का सेम सेशन। ओके, चलिए, तो आप लोग जो है फ्रेंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अच्छा चलिए, तो एक और सेशन है फ्रेंड्स आप लोगों का, उसके ऊपर में आप लोगों को रिडायरेक्ट किया जा रहा है, वो सेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, वो भी आपके काम का है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि ये फीचर आप लोगों को मिल जाए, तो आज ही टीचिंग परीक्षा के जो केवीएस का कोर्स है उसके साथ में आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। बच्चों का आप यहाँ पर में खुद से देख लीजिए फीडबैक उनका कितना बढ़िया आया है, ठीक है। जो हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट किया था, आज से सारे बच्चों को, केवीएस के सारे बच्चों को मिल जाएगा ये, ठीक है, सारे के सारे बच्चों को। किस तरीके से आपका यहाँ पर में एआई की मदद से आप देखिए सारी चीजें आप लोग कर पाओगे।
ये फीचर अर्ली एक्सेस अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप टीयर 1 का आज आपके पास में लास्ट डे है बीपीएससी 1200 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग 1200 रुपए ऑफ ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए आपको तो ये बीपीएससी 1200 यूज करिए आप लोग। ठीक है, इसमें और 200 रुपए कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, और टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू टीजीटी का लेना है तो उसमें आपको हो जाएगा। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी हम कंटिन्यूअसली इसको इंप्रूवाइज करते जाएंगे और इसी वजह से आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है आपके पढ़ाई के अंदर में। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे तो जा ही सकते हो। साथ ही साथ आप लोग जो है 7611101101 इस नंबर पे या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कॉल कर लीजिएगा, अगर कॉल ना लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे होंगे कोर्स के लिए, तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो अगर कॉल ना लगे तो। ठीक है, तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे। आपकी स्क्रीन पर भी नंबर अब दिखाई दे रहा है। ओके, सुहानी सहानी जी, एआई जो है उसका इस्तेमाल अपने पॉजिटिव चीज के लिए कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, और जो अर्ली अडॉप्टर होगा एआई का वो आगे बढ़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। अर्थ इन दी सोलर सिस्टम नाम से एक क्लास आपकी अभी होने वाली है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ज्योग्राफी की, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।